हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है। इसका जो सार है वो आज पढ़ेंगे और इस टॉपिक के जो काल रेखा हमें दी हुई है उसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। तो 7वां पॉइंट है हमारा, एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों और अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रचार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। यानी कहीं ना कहीं समाज में कला को इस महाकाव्य ने प्रोत्साहन दिया और मुख्य कथा की जो है अनेक अनेक व्याख्याएं हुई, बहुत सारे इस पर टीकाएँ लिखी गई। तो इसने जो है साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को ही बहुत सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। हम ऐसे एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी, जो बहुत ही फेमस है, कई बार हम इनकी पढ़ते भी हैं कविताएं वगैरह, तो उन्होंने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तुओं के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतया मूक है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस ग्रह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों सहित उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। अपनी लघु कथा, जिसका शीर्षक कुंती और निषादी, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी, जो प्रकृति की प्रतीक है, उससे बातें करते हुए अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल और एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। यानी कुंती जो है, हमेशा उनको मन में पता था कि मेरी वजह से जो है एक परिवार वहाँ पे जला है और उसकी वजह से हम यहाँ बच पाए हैं। वो ये रोज़ सोचती रहती थी, कहीं ना कहीं वो उस घटना से उबर नहीं पा रही थी और पृथ्वी से बातें करती थी। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में आग लग गई। यानी कि कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उससे यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों संग बचकर निकल गई। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। हो सकता है कि कुंती का अंत जो है हमने कभी न सुना, न महाभारत में पढ़ा। ये एक कहानी है जो हमें बताती है कि कुंती का अंत किस प्रकार से हुआ, क्योंकि 5 पांडव जब अपने अज्ञातवास से वापस लौटते हैं या फिर जो भी कुछ होता है, युद्ध होता है, उसके बाद हमें कुंती का कहीं भी वर्णन देखने को नहीं मिलता है। कुंती का अंत क्योंकि पहले ही हो गया था जंगल में। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को बस विराम देते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर की जो काल रेखा है, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे डेट्स और कुछ रचनाएं वगैरह दी हुई हैं। साहित्यिक परंपराओं के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लगभग 500 ईस्वी पूर्व
पाणिनि की अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण, यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। और ये एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना लगभग 500 ईसा पूर्व में हुई है। उसके बाद 500 से 200 ईसा पूर्व में प्रमुख धर्म सूत्र संस्कृत में उनकी रचना होती है। फिर 500 से 100 ईसा पूर्व आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना पाली में होती है। फिर 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी रामायण और महाभारत की रचना संस्कृत में होती है। उसके बाद 200 ईसा पूर्व से लगभग 200 ईस्वी यहाँ पे मनुस्मृति की रचना, हमने चैप्टर में भी कई बार इसको याद किया है कि मनुस्मृति की रचना काल बहुत बार पूछते हैं। तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी बहुत ही ईजी डेट है याद करने के लिए। और तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन भी इसी समय होता है। लगभग 100 ईस्वी के समय चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे जाते हैं। हमें यहाँ पे सभी ग्रंथ लगभग संस्कृत में मिलते हैं, सिर्फ बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक जो है वो हमें यहाँ पे पाली भाषा में देखने को मिलते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। उसके बाद देखिए 100 ईस्वी में चरक और सुश्रुत संहिता की रचना हो जाती है। आयुर्वेद के ग्रंथ है दोनों ही और संस्कृत में। उसके बाद 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन शुरू होता है, यह भी संस्कृत में। 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, यह भी संस्कृत में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, फेमस नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है वो भरत मुनि का लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए आप 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्मशास्त्र जो भी हैं वो संस्कृत में लिखे गए। 400 से 500 ईस्वी संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य, खगोल गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराहमिहिर के ग्रंथ भी संस्कृत में। और जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत में, बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण त्रिपिटक पाली में और जैन ग्रंथ का प्राकृत में, ये ध्यान रखना है हमें। और 400 से 500 ईस्वी के बीच में हमें आर्यभट्ट और वराहमिहिर के जो खगोल और गणित शास्त्र पे ग्रंथ है वो मिलते हैं। और कालिदास का संस्कृत नाटक जो है बहुत ही फेमस है, जो शकुंतला पे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम जिसे कहते हैं वो। और काल रेखा 2 में हमें यहाँ पे महाभारत के अध्ययन में प्रमुख कीर्तिमान, यानी महाभारत का अध्ययन और उनमें कीर्तिमान किन लोगों ने स्थापित किए और कब किए उसके बारे में देखते हैं हम। 1919 से लेके 1966 66 तक महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन, ये हमने चैप्टर के सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा था, इसको हम अभी दोबारा देखेंगे। 47 ईयर्स लगे हैं यहाँ पे जो है इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में। किसने इसको लिखा, कितने जनों की टीम थी, वो सब हमने फर्स्ट में देख लिया था, अभी हम इसको रिवाइज करते हैं। फिर 1973 में J.A.B. वैन ब्यूटेनन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद, यानी इसी का अंग्रेजी अनुवाद ये ब्यूटेनन करते हैं 73 में। और 78 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई, यानी अंग्रेजी वाली तो अधूरी रह गई। और जो हमें देखने को मिलती है समालोचनात्मक संस्करण, ये हमने सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में देख लिया था यहाँ पे। ये देखिए 1919 से लेके 66 तक संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में ये जो है परियोजना समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की हुई है। यहाँ पे हमें देखिए 13,000 पृष्ठों में ये फैला हुआ मिलता है, इसका रिवीजन हम कर रहे हैं। 47 वर्ष इसको लगे हैं। तो इसको आपको जो फर्स्ट हमारा वीडियो है इस टॉपिक का उसको आप दोबारा देखिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो इस भाग 1 का हमारा लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा मध्यकाल आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।